हेलो बच्चों। विगत व्याख्यान में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, वहां इस बात पर चर्चा हुई थी कि वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे में और बताने के लिए हम इस वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में बताते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है तो हम उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर प्रबल होती है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमजोर होती है, कम होती है, उसे हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को बताने के लिए एक वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में बताते हैं और तीन वैद्युत विभव के रूप में बताते हैं, जिसे हम बाद में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित हो तो इस पर वैद्युत बल लगता है। तो इसी के आधार पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए यह धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तो निश्चित रूप से इस धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल लगेगा। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले इस बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत विभव दोनों क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु के लाक्षणिक गुण है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर F हो तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल गणित के नियम से F/Q0 हो।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा के अनुसार इस F बटे Q0 को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E लिखेंगे। अतः कैपिटल E बराबर F बटे Q0। यहां हमें एक इंपॉर्टेंट अच्छा सूत्र मिल गया। ये देखिए E बराबर F बटे Q0। अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका मान तो हम इस सूत्र से निकालेंगे। अब इसकी दिशा को कैसे निकालना है, दिशा कैसे होती है, ध्यान दें। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये जनक है, अर्थात यह F उसका पिता है और Q0 मान लीजिए उसकी माता है। तो हम तो पढ़े हैं कि हमारी जाति हमारे पिता से निर्धारित होती है। चूंकि यह बल एक सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के दिशा के अनुदिश होती है। ध्यान दें, मान लीजिए ये धन Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है और यहां प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश है। तो दोनों सजातीय आवेश है, इसलिए इस धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल दूर की ओर लगेगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से सदैव दूर की ओर होती है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए यह ऋण Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में यह धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो अब यहां ऋण आवेश और धन Q0 आवेश ये विजातीय आवेश हैं। अतः यहां प्लस Q0 आवेश पर धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। अतः यह क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होगी। इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन आवेश से दूर व ऋण आवेश की ओर होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा धन आवेश से दूर व ऋण आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। अब यसाई पद्धति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप अपने इस सूत्र से देखें, F का मात्रक न्यूटन बटे आवेश का मात्रक कूलम। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता कैपिटल E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये और इसकी बीमा बल की बीमा m(L)T⁻⁻2 बटे आवेश की बीमा AT। इसे हल करने पर m(L)T⁻3a⁻1 प्राप्त होता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बीमा m(L)T⁻3
a⁻⁻1 होता है। ये देखिए, अब हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशित कण पर बल पढ़ेंगे। फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर वैद्युत बल लगता है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में स्थित आवेश स्मॉल q पर लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से E बराबर F/Q। यहां Q को पक्षांतर करने पर बल F बराबर Q गुणे E प्राप्त होता है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र E में स्थित आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE होता है, जो कि यहां दिखाया गया है। आगे अब हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का लाक्षणिक गुण है। तो माना कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर एक बिंदु आवेश +Q रखा है। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश +Q से स्मॉल r दूर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उस बिंदु पर हम एक धन परीक्षण आवेश को स्थिर कर देंगे। तो यहां भी वही करेंगे। माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। अतः कूलाम के नियमानुसार इस धन परीक्षण आवेश +Q0 पर लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ध्यान दें यहां दोनों आवेश प्लस प्लस अर्थात सजातीय आवेश हैं, इसलिए इनमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस +Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q0/r²। चूंकि इसकी दिशा प्रतिकर्षण के कारण दूर की ओर है, अर्थात बल F की दिशा O से P की ओर, मतलब OP दिशा में। अपने इस समीकरण से दाहिने पक्ष से Q0 जिसका गुणा है पक्षांतर कीजिए तो भाग हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा F/Q0 बराबर 1/4πε0 के Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F/Q0 को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कैपिटल ई लिखेंगे। अतः कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 कैपिटल के क्यू बटे आर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इसका मात्रक SI मात्रक पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका सूत्र हो गया E बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले बल की ओर होगी। चूंकि बल की दिशा दूर OP की ओर है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी OP की ओर होगी। इस प्रकार आपने बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा। ध्यान दीजिए, यहां हम लोगों ने पढ़ा कि प्लस Q0 आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इससे r दूर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले बल की ओर अर्थात धन आवेश से दूर की ओर होती है। मान लीजिए कि यहां धन परीक्षण आवेश के स्थान पर ऋण परीक्षण आवेश रहा होता, ऋण Q0। इस धन और इस ऋण Q0 आवेश पर वैद्युत आकर्षण बल लगता। तो यहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा अब इस ऋण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जैसे आकर्षण बल के विपरीत होगी। इससे यह भी आप ध्यान दीजिए सिद्ध हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश क्षेत्र के अनुदिश गति करता है, जबकि ऋण आवेश क्षेत्र के विपरीत गति करता है। धन आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की ओर तथा ऋण आवेश पर वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत लगता है। पहले व्याख्यानों में हम लोग पढ़े हैं बहुल आवेशों के कारण बल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई निकाय बहुत से आवेशों से बना हो तो उसके किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर बल लगता है। ठीक वही स्थिति यहां भी। मान लीजिए कि यहां धन Q आवेश के बजाय बहुत से आवेश होते तो उन सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र एक एक आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान दें, जैसे एक आवेश ने बिंदु P पर जितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, मान लीजिए 5 न्यूटन प्रति कूलम,
तो अगर यहाँ 10 आवेश इकट्ठा हो जाए तब भी वह आवेश इस पर 5 न्यूटन प्रति कूलाम का ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अर्थात उसके वैद्युत क्षेत्र पर सभी आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक आवेश जितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए अकेले रहने पर वो उतना ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चाहे जितने भी आवेश क्यों न इकट्ठे हो जाए। उन आवेशों की उपस्थिति पर इनके अलग अलग वैद्युत क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको पढ़ना है, आपको फिजिक्स में टॉप करना है, तो जब आपको फिजिक्स में टॉप करना है तो जाहिर सी बात है, चाहे जितने भी लोग आ जाए, जितने भी लोग पढ़ते रहे, आपके मन में है मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है, तो निश्चित रूप से आप ही टॉप। और आगे देखें, अब हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, सिस्टम है। ऐसा निकाय है, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, बराबर मतलब क्यू क्यू, 5 कूलम 5 कूलम, 10 कूलम 10 कूलम, विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वे वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। Two equal and opposite charges separated by very small distance constitute an electric dipole. आप चर्चा करेंगे, सोच रहे होंगे कि जब यह दोनों आवेश विपरीत हैं, इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल लगना चाहिए और इन्हें आपस में जुड़ जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, किंतु यहां ऐसा नहीं होगा। यहां एक नई भौतिक राशि जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे कैपिटल P से निरूपित करते हैं, वो कार्य करता है। इसी के कारण यह दोनों विजातीय आवेश एक दूसरे से मिलते नहीं। अब हम इस नई भौतिक राशि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ें। ध्यान दें, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उस दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अतः P बराबर Q गुणे 2L या P बराबर 2QL। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा याद करने की आइडिया याद ध्यान दें, P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धन आवेश की ओर, तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, P बराबर 2QL। वैद्युत द्विध्रुव जैसे आपका जल, वाटर, H2O, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस ये पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं,
फलतः एक ओर का सिरा धनावेशी तो दूसरी ओर का सिरा ऋणावेशी होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। वास्तव में इनके अणुओं के भीतर अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे अणु का एक सिरा धनावेशी तो दूसरा ऋणावेशी हो जाता है और ये पदार्थ वैद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं। पुनः ध्यान दें, परमाणु जो कि विद्युत उदासीन है, उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और उनके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के केंद्र एक ही बिंदु पर कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, संपाती होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो अब नाभिक के भीतर प्रोटॉनों का केंद्र उनके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के केंद्र ये एक ही जगह संपाती न होकर कुछ विस्थापित हो जाते हैं और वैद्युत क्षेत्र में वही परमाणु द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। थैंक्स।